हमारे YouTube चैनल पर। और हम सेकंड ग्रेड लेवल के हिसाब से ही नहीं, भले ही आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सबके लिए फ्रांस की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। और कहा जाता है ये क्रांति सबसे ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सबसे बड़ी भी है। और आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति के जितने भी पीडीएफ अभी देखेंगे सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लायक होते हैं। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मैटर लिखना मेरे को पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण कथन जान लेते हैं। जैसे कांट ने कहा कि फ्रांस की क्रांति को क्या कहा, विवेक की विजय का। देखिए छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा बनता है, फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय किसने कहा, तो कांट ने कहा। यहाँ तक कि फ्रांस की क्रांति की याद में हिगल ने क्या लगाए थे, पौधे लगाए थे। वर्ड्सवर्थ ने उस नव प्रभात में जीवित होना एक वरदान था और युवक होना स्वर्गिक था, यानी कि इतनी फ्रांस की क्रांति घातक थी। ठीक है, और कॉलब स्टॉक क्या कहते हैं, यदि मेरे पास 100 स्वर होते, कितने होते, 100 स्वर होते, तो मैं सभी स्वरों से उस स्वतंत्रता देवी का क्या करता, गुणगान करता। ये किसके संदर्भ में कहा गया, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में। मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो संपूर्ण यूरोप छींकता है, यानी कि इसको प्रॉब्लम होने पर पूरे यूरोप को वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। चार्ल्स जेम्स फॉक्स, इसने कहा कि दुनिया में अब तक घटने वाली सभी घटनाओं में महानतम और श्रेष्ठतम जो घटना है वो कौन सी है, फ्रांस की घटना है। फ्रांस की क्रांति पढ़ने से पूर्व थोड़ा हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। हेनरी चतुर्थ कौन था, हेनरी चतुर्थ एक राजा था जो बुर्बो राजवंश का संस्थापक था। आगे हम लुई 13वां, 14वां, 16वां जो भी पढ़ेंगे वो सब किस वंश से संबंधित थे, बुर्बो राजवंश संबंधित थे। लुई 13वां शासक बना 1610 से 43 तक। इसके पीएम था रिशलू, कौन था, रिशलू। इनडेटेड नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, ये ध्यान रखना, ये सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन है, ये क्या होता है, तो प्रांतों में राजा का एक प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि प्रांतों का जो प्रशासनिक कार्य है वो ये इस प्रकार के अधिकारी करते हैं। 1600 सप्ताह में स्टेट्स जनरल की बैठक को क्या किया गया, भंग किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बैठक बुलाई जाएगी लुई 13वां 16वां के समय, लुई 16वां के समय, और उसी समय ये क्रांति का तात्कालिक कारण बनेगा। लुई 14वां, देखिए लुई 14वां 1661 से 1715 तक है। इसके युग को कहते हैं स्वर्णकाल, या इसके युग को कहते हैं लुई 14वें का युग। पीएम थे इस समय माजारे, कौन थे, माजारे। और अर्थमंत्री था जीन कॉलबर्ट, जिसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव था इन पर। ठीक है, और लुई 14वां का एक कथन बहुत फेमस था, मैं ही राज्य हूँ। ये सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। लुई 15वां, ये बहुत ही विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था और इसने ये तक कह दिया था कि मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में क्या कट जाएगा, मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में कट जाएगा, मेरे मरने के बाद क्या आएगी, प्रलय होगी। यानी कि ये विलासीपूर्ण जीवन जीता है। ठीक है, भोग विलास में जीवन व्यतीत करता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ठीक है, तो लुई 15वें के समय फ्रांस पर संकट के बादल छा गए। लुई 15वें ने अपने शासन अधिकार का भार किसको दिया था, कार्डिनल फ्लूरो को दिया था। ध्यान रखना, कार्डिनल फ्लूरो, और स्वयं क्या करता था, आराम फरमाता था। ठीक है, अब मेन कारण ये है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। देखो फ्रांस की क्रांति हुई थी लुई 16वां के समय। ठीक है, तो उसकी एक रानी थी मैरी आंतुआनेत का, वो विलासीपूर्ण जीवन जीती थी, यानी कि शासक था लुई 16वां 1774 से 99 के बीच में अपनी रानी से बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभावित, उसको खुश करता था। तो मैरी आंतुआनेत ऑस्ट्रिया के हैंसबर्ग वंश के सम्राट फ्रांसीसी व सम्राज्ञी मौर्या थेरेस की 8वीं पुत्री थी। ध्यान रखना, ये मैरी आंतुआनेत, और इसका उपनाम है द ऑस्ट्रियन या मैडम डेफिसिट। ठीक है, ये वर्साई के शीश महलों में रहते थे। ठीक है, बहुत ही भोग वाला जीवन व्यतीत करते थे, विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, फुल पैसा खर्च करते थे, जिससे राजकोष खाली हो गया। दूसरी, कानून की व्यवस्था बहुत खराब थी, यानी कि अदालतों की भाषा लैटिन थी जो आम जनता के समझ के बाहर थी। लुई 16 कहता है कोई चीज़ इसलिए कानून है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, यानी कि मैंने जो चाह दिया वो बन गया कानून। लेत्रा द कांसे, क्या था लेत्रा द कांसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। गिरफ्तार या दंड हेतु राजा की ओर से जारी किया गया एक पत्र होता था, जहाँ व्यक्ति के नाम की जगह क्या होती थी, खाली जगह होती थी। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उस व्यक्ति का नाम लेकर वो पत्र जारी कर दिया जाता था।
ठीक है। और दूसरा सामाजिक असमानता, यानी कि यहाँ पर 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग और कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार थे और सर्वसाधारण वर्ग को कोई अधिकार नहीं थे, उनको टैक्स देना पड़ता था, जबकि पादरी और कुलीन वर्गों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। यानी कि किसानों की आमदनी का 80% भाग राज्य, चर्च, जमींदार वर्ग को चुकाना पड़ता था और चर्च भी किसानों से कितना उपज का 1/10वां भाग ले लेता था। यहाँ तक कि इनको टाइथ कर यानी कि धार्मिक कर, टेलेक कर या टाइल कर यानी कि भूमि कर, कापिस्त्यो यानी कि कैपिटेशन कर यानी कि व्यक्तिगत कर, ठीक है, व्यक्ति कर कह सकते हैं आप, और विनगित्मे यानी कि विंगटिमी ये आयकर होता था, और गैबेल ये होता था नमक कर। ऐसे कर ये चुकाते थे। थियर्स क्या कहता है कि बगावत राजगद्दी के विरोध कम तथा कुलीन वर्गों के अत्याचार के विरुद्ध थी, यानी कि कुलीन वर्ग यहाँ इनका शोषण ज़्यादा करते थे। और ध्यान रखना, मध्यम वर्ग के लिए एक शब्द आया है, उसका नाम है बुर्जुआ। क्या कहते हैं? बुर्जुआ। ये छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। देखिए, नेपोलियन कहा कि क्रांति का मुख्य रूप तो सामाजिक असमानता के कारण हुई थी। स्वतंत्रता केवल एकमात्र क्या था? बहाना था। यानी कि सामाजिक असमानता, यानी छोटे वर्गों को कोई विशेष अधिकार नहीं थे, बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष अधिकार थे। लॉर्ड एक्टन कहता है कि क्रांति विशेष अधिकारों के विरुद्ध तथा समानता के पक्ष में एक विद्रोह था। और क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। अब बौद्धिक क्रांति यानी कि फिलोचाइस, ये एक दार्शनिक गुट थे, ठीक है। इसमें क्या था? फ्रांसीसी क्रांति की इसको आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्रचार करने में बहुत भूमिका निभाई, इन्हीं की वजह से ज़्यादातर ये क्रांति हो पाई। जैसे कि मोंटेस्क्यू, भले ये उच्च श्रेणी का था या वकील था, फिर भी इन्होंने साथ दिया। प्रथम इसकी प्रसिद्ध रचना है पर्शियन लेटर्स, लेकिन जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वह है द स्पिरिट ऑफ लॉज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1747 की है। देवी सिद्धांत का इसने किया विरोध, और इन्होंने एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बारे में वर्णन है, ठीक है। अगला है वोल्टेयर। देखो, यूरोप का इसे बौद्धिक देवता कहते हैं। पहला नाटक है इसका एडिप या इडिप्स, 1718 में लिखा। पोप की विदेशी पादरी कहा जाता है इसको, ठीक है। इन भ्रष्ट चीज़ों को नष्ट कर दो, ऐसा कहा था। भ्रष्ट चीज़ यानी कि चर्च को नष्ट कर दो, वोल्टेयर ने कहा था। और इनका एक लेख है लेटर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, किंतु आपके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन मैं करता हूँ। अर्थात इन्होंने ये भी कहा था कि मैं चूहों की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद कर दूंगा। और इनकी एक कृति हैं ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस, लुई 14वें का युग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वोल्टेयर कहता है, वोल्टेयर को ये भी कहते हैं कि ये यूरोप का क्या है? साहित्य सम्राट हैं। संपादकों का क्या है? राजा हैं। प्रबोधन युग के क्या हैं? नेता हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वोल्टेयर, ठीक है। रूसो की कृति है, निबंध लिखा था इन्होंने डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, और एक उपन्यास लिखा था एमिले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तो, ठीक है। एमिले में इन्होंने कहा प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा दिया रूसो ने, ठीक है। और अलग उपन्यास था, एक जिल्ली उपन्यास था, ठीक है। और एमिले में अंतवानेट रानी, इस जो आप देखते हैं ये कृति, इससे ये प्रभावित होकर अपने रहने के लिए एक छोटा बंगला बनाया था इस रानी ने, ठीक है। और नोबेल हिलायस सर्वाधिक बिकने वाली इसकी पुस्तक है, ठीक है। और इसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, फिर वह जगह जगह जंजीरों से जकड़ा गया। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट ये फेमस है, याद रखना। और इनकी एक आत्मकथाएं स्वीकृति यानी कि कॉन्फेंशंस, ठीक है। और नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी आपको लॉक करना है, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाइज। लुई 16वें ने कहा था कि इन दो व्यक्तियों यानी कि रूसो और वोल्टेयर ने फ्रांस का क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। ये किसने कहा? लुई 16वें ने कहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रॉबेस्पियर, भाई साहब इसकी तो पूछो मत। रॉबेस्पियर की रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बाइबल की तरह तकिए के नीचे रखकर सोता था, और ऐसा लगता था कि रूसो को खुदा वो स्वयं को क्या मान रहा है? पैगंबर मानता था। रॉबेस्पियर इतना प्रभावित था किससे? रूसो से, इसलिए कहा जाता है रूसो के कारण ये क्रांति हुई है, यानी कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला रूसो ही है। रूसो को कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे अशांत आत्माओं का अमर अपवाहक, आत्म अभिव्यक्ति के स्वच्छंदावाद का दार्शनिक और संतोष का मसीहा, लौकिक
लौकिक मुक्ति का उग्र दूत या देवदूत आप कह सकते हैं, और आगामी युग का वैतालिक, ये सब संज्ञाएं किसको दी जाती हैं, और ये सब संज्ञाएं रूसो को दी गई। ठीक है। दिद्रो, देखिए दिद्रो ने लिखा फिलोसॉफिकल थॉट, पत्रिका है सालो, कौन सी सालो, और विश्वकोश किसने रचना की थी। फ्रांसीसी सरकार ने दिद्रो की रचनाओं को जला दिया था तथा 1749 में उसे जेल में डाल दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजियोक्रेटस, देखिए इनका अर्थ होता है फिजियोक्रेटस का प्रकृति का शासन, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव डाली इन्होंने। इस जो फिजियोक्रेटस है इसमें जिंदा कुर्दे, मिराबो, मैर्सिए दल्ला, रिवे अर्रा, दिरपो द नेपूट, ध्यूपान द नेमर्स, आबेबादो, तुर्गो, इन सब सामूहिक रूप से इनको फिजियोक्रेटस कहा जाता था। तो याद रख लेना इसको। ठीक है। आर्थिक स्थिति, देखिए फ्रांस का प्रत्येक वर्ष में 2.5 करोड़ का क्या लगा, घाटा लग रहा था उस समय लुई 16 के समय, और भारी ब्याज ऋण का बोझ क्या बढ़ रहा था। तो लुई 16 ने एक वित्त मंत्री रखा था तुर्गो ने सिद्धांत दिया, कोई दिवालियापन नहीं, करों में कोई वृद्धि नहीं, अधिक उदार नहीं, यानी कि इन्होंने सिफारिश की कि दरबार तथा सेना पर कम खर्च किया जाए, और दरबार में अगर कम खर्च किया जाएगा तो ये विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए इसका विरोध हुआ और इसको मतलब चेतावनी दी कि महाराज क्या किन्होंने दी, इस वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि महाराज ये कभी ना भूले कि चार्ल्स फर्स्ट की दुर्बलता ही थी जिसके कारण उसे अपना शीश कटवाना पड़ा। फिर इन्होंने वित्त मंत्री रखा नेकर को, किसको, नेकर को। इसने राजा को इसने ये आगाह किया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर भाग लेने से फ्रांस में और दिवालियापन बढ़ जाएगा, किंतु राजा ने एक न सुनी और युद्ध में भाग लिया, और यहाँ तक कि अमेरिका ने उसका पैसा भी वापस नहीं किया, जिससे ये और कर्ज में डूब गए। 1781 में नेकर ने क्या किया, ये सब आय व्यय का बोरा जनता को वितरित कर दिया कि देखो तेरा राजा इतना फिजूल खर्ची करता है, जिससे इसको वापस क्या कर दिया, पदच्युत कर दिया। फिर वित्त मंत्री आया कैलोन, ये जनता पर समाप्त कर लगा दे, क्या करते, सामान्य कर लगा दे, कैलोन ने कहा था। फिर आया लोमिनी डी ब्रिन, ये वित्त मंत्री बना, इसने भी सभी वर्गों पर सामान्य टैक्स लगाने की बात कही, सभी वर्गों पर ध्यान रखिएगा, और एक नया टैक्स बताया स्टॉम्प टैक्स, ये भी बात कही। राजा ने पार्लियामा भंग कर दी और घोषणा की कि पार्लियामा खुद ने ही घोषणा की थी कि हमें कोई टैक्स लगाने की क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। इसकी शक्ति किसके है, जनरल स्टेटस के पास है, जो आपको पता है सबसे पहले कब बुलाई गई थी, 1614 बुलाई, उसके बाद ये जनरल स्टेटस की सभा नहीं हुई थी। ठीक है। तो राज्य का विवश होकर कौन सी स्टेटस बुलानी पड़ी, जनरल स्टेटस की बैठक बुलानी पड़ी, और इसका अधिवेशन 5 मई 1789 को वर्साय के अल्पानंद सभागार में होना निश्चित हो गया। अब देखिए क्रांति के कुछ विभिन्न चरण हैं। देखिए 17 जून 1789 419 मतों से तीसरे स्टेटस के जो लोग थे, यानी कि सर्वसाधारण लोग थे, पादरी और कुलीन को छोड़कर, इन्होंने अपने आप को एक क्या घोषित कर दिया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, और इन्होंने शपथ ली टेनिस कोर्ट में। शपथ का प्रस्ताव कहाँ किसने रखा, मोर्नियन ने रखा, और अध्यक्षता की बेली ने, और नेतृत्व क्या, मिराबो आबेसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब ये बैठक बुलाई गई थी तो इन पर टैक्स और बढ़ाने का मांग बढ़ गई, और इन्होंने कहा कि आप वोट दीजिए। तो तीसरे स्टेटस सिर्फ एक वोट दे सकते हैं, पादरी भी दे सकते हैं और कुलीन वर्ग भी दे सकते हैं। तो कुलीन और पादरी कम लोग थे, फिर भी इनके 2 वोट आते हैं, इसलिए ये कंफर्म है ये जीतेंगे, और सर्वसाधारण जो लोग हैं वो सिर्फ 1 वोट से हारेंगे, तो इन पर और ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसलिए इसका विरोध किया और लोगों ने क्या कर दी, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दी, और स्वयं चले गए और टेनिस कोर्ट में सभा में क्या लिया, इन्होंने शपथ ले ली। शपथ का प्रस्ताव मोर्नियर ने तैयार किया था, अध्यक्षता बेली ने की, और नेतृत्व मिराबो आबेसी ने की। तो 1789 में मोनियर को देश से भागना पड़ा। ठीक है। और 1792 में तेलेना ने भी फ्रांस से भागकर जान बचाई, और 1793 में बेली को क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है। तो 27 जून को राष्ट्रीय सभा को वैधानिक मान्यता मिल गई, और 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेटे ध्यान रखना। ऑर्थर यंग फ्रांस को छोड़ते हुए कहा कि क्रांति पूरी हो गई, किंतु अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, ये कहा था ऑर्थर यंग ने। ध्यान रखना, फ्रांस को छोड़ते वक्त कहा था। 11 जुलाई 1789 को नेकर को राजा ने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के दुर्ग के पतन की घटना से ही फ्रांस की क्रांति की आरंभ मानी जाती हैं। तो ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय सभा ने
लाल सफ़ेद नीले रंग का नया झंडा अपनाया। हेनरी चतुर्थ ने जनता पर विजय प्राप्त की थी, किंतु आज जनता ने राजा पर विजय पा ली, ऐसा कहा था बेली ने। किसने कहा? बेली ने। और सामाजिक क्रांति 4 अगस्त को हुई थी, यानी कि विशेष अधिकारों की समाप्ति होने पर इसको कहा गया सामाजिक क्रांति। और मानव अधिकारी की घोषणा की गई 26 अगस्त 1789 को। ध्यान रखना, मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? 26 अगस्त 1789 को। 17 इसमें धाराएं थी। प्रारूप तैयार किया था लाफाइट ने, यानी कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित था। और एक्टन ने क्या कहा? ये कागज़ का यह टुकड़ा नेपोलियन के युद्धों से भी ज़्यादा क्या है? प्रभावशाली सिद्ध हुआ। मिराबो कहता है ज़्यादा अच्छा ये होता कि लोगों को अधिकारों की नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाई जाती। और 5 अक्टूबर को महिलाओं ने नारा दिया कि हमें रोटी दो। और 3 नवंबर 1789 को चर्च की संपत्ति का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हो गया। और तालीरान ने ये प्रस्ताव रखा था कि चर्च को भी क्या कर दो? इसका राष्ट्रीयकरण कर दो। और जुलाई 1790 में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी लाया गया, यानी कि पादरियों के लिए नया संविधान बनाया गया। और फ्रांस की जनता ने इसे कैथोलिक, जो फ्रेंच, आपको पता है फ्रांस की जनता उस समय क्या थी? कैथोलिक धर्म की थी। ठीक है, तो पादरी 2 वर्गों में विभक्त हो गए उस समय। घोषणा को मानने वालों को कहा गया ज्यूरर, और घोषणा को अस्वीकार करने वाले को कहा नॉन ज्यूरर। ठीक है, 20 जून 1791 को राजा व रानी का प्लान असफल हो गया था, यानी कि ये भागना चाहते थे। फिर राजा को पेरिस के कौन से महल में रखा गया? तुइलरी महल में रखा गया। ठीक है, 30 सितंबर 1791 में राष्ट्रीय सभा का कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए इसको भंग कर दिया गया। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब राष्ट्रीय सभा भंग हुई, तो 30 सितंबर 1791 को। 1 अक्टूबर 1791 को विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, 1791 में संविधान तैयार हुआ, पहला संविधान। ठीक है, इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया। ठीक है, और मताधिकार कर देने वाले ही नागरिक मताधिकार दे सकते हैं। और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया? 2 वर्ष कर दिया। कंडोरसे रिपोर्ट ने शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए रिपोर्ट पेश की थी। और विधानसभा के काल का जो क्रांति का नेतृत्व को उस समय कर रहे थे, उसमें थे जिरोंदिस्ट लोग, यानी कि युद्ध के समर्थक थे ये जिरोंदिस्ट लोग, युद्ध को बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, लियोपोल्ड था ऑस्ट्रिया का राजा, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध का इच्छुक था ये। और लाफाइटे फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति उस समय बना। ठीक है, और 20 जून 1792 में फ्रांस की जनता राजमहलों पर टूट पड़ी और उन्हें सूचना मिली थी कि राजा देश के शत्रुओं की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। और ऑस्ट्रिया और प्रसा की सेना, जिसके सेनापति थे ब्रुंसविक ड्यूक चार्ल्स विलियम फर्डिनेंट, ने फ्रांस के कोब्लेन नामक स्थान पर पहुंचकर राज परिवार की सुरक्षा के लिए 25 जुलाई 1792 को एक घोषणा प्रकाशित की और आज्ञाओं के उल्लंघन पर दंडित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। 10 अगस्त 1792 में क्रांतिकारी भीड़ ने राजमहलों पर धावा बोल दिया, अंगरक्षकों को मार डाला। और 11 अगस्त को राजा को पदच्युत के बाद शासन संचालन हेतु एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसको कहा गया पेरिस कम्यून। कहा गया पेरिस कम्यून। 11 अगस्त से 20 सितंबर तक ये चलेगी अंतरिम सरकार। इसके संचालन थे दांतो, रॉबेस्पियर और मारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये। और लाफाइटे फ्रांस छोड़कर भाग गया उस समय। दांते दुस्साहस, अधिक दुस्साहस और निरंतर बढ़ता हुआ दुस्साहसी हमारा रक्षक हैं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, दांते का एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक हत्याकांड हुआ था 2 से 6 सितंबर को। पेरिस के लगभग 3000 सम्राट के जो समर्थक हैं उनकी हत्या कर दी गई। इसको कहते हैं सितंबर हत्याकांड। ठीक है, डूमो रियो फ्रांसीसी सेना का नया सेनापति बनता है। 20 सितंबर 1792 को प्रसा की सेना को परास्त कर देता है। वो युद्ध था वाल्मी का युद्ध। कौन सा था? वाल्मी। मार्सिले रोजेट दी लाइल द्वारा रचित है। फ्रांस का राष्ट्रगान है, क्या है? मार्सिले। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय सम्मेलन 20 सितंबर 1792 में विधानसभा भंग कर दी गई। 21 सितंबर 1792 को नए संविधान निर्माण हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 21 सितंबर को पहली बैठक में ही राजतंत्र का अंत कर दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट, ध्यान रखना। ठीक है, और गणतंत्र की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। और नया कैलेंडर बनाया गया, क्रांति पंचांग। ध्यान रखना। ठीक है, जैकोबिनों का पेरिस की कम्यून पर अधिकार हो गया। जैकोबिनो एक दल था। ठीक है,
21 जनवरी 1793 को राजा को मृत्युदंड की सजा दी गई। यहाँ तक कि जिरोंदिस्ट जो दल था वो इसके पक्ष में नहीं था कि आप ऐसा मत करो। तो रॉबेस्पियर है ना, राजा को मरना चाहिए जिससे राज्य जिंदा रह सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसका। गिलोटिन पर चढ़ते हुए राजा ने कहा था कि मेरा खून राष्ट्र की समृद्धि का कारण बने, राष्ट्र क्या हो, चिरंजीवी हो। जब इसको गिलोटिन पर चढ़ाया गया, गिलोटिन एक तरह का ऐसा यंत्र था जिसमें व्यक्ति को मृत्यु दी जाती थी, उसका सर धड़ से अलग से हो जाया करता था, उस तरह का। और ये रॉबेस्पियर के समर्थकों द्वारा बनाया गया था। अंत में इसी के द्वारा मारा जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे इसको। देखिए, अन्य देशों ने फ्रांस के विरुद्ध एक संघ बना लिया। क्या बना लिया? संघ। अन्य देशों ने, जैसे कि ऑस्ट्रिया, पर्सा, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन। 31 मई 1793 में जैकोबिन दल ने राष्ट्रीय सम्मेलन पर भी क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। फिर इन्होंने एक राज्य लेके आए, उसका नाम है आतंक राज्य। क्या है? आतंक राज्य, जो 5 सितंबर 1793 से 28 जुलाई 1794 तक चला था। इनका उद्देश्य क्या था कि संदेह मात्र के आधार पर गणतंत्र के विरोधियों का क्या कर दो? सफाया कर दो, जिस पर भी संदेह हो। इसमें दांतो था, कॉर्नेट था, सेंट जस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फ्रांस को सशस्त्र राष्ट्र में परिणत करने का श्रेय जाता है सेंट जस्ट को। 16 अक्टूबर को रानी अंतवानेत को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और 8 नवंबर को मदाम रोला को जब गिलोटिन पर चढ़ाया गया तो मदाम रोला ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ओ स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं। और कंडोरस ने आत्महत्या कर ली गिलोटिन के डर से। और जैकोबिन दल में परस्पर मतभेद हो गया और 3 नए गुट बन गए। एक था एबर्ट के नेतृत्व में, एक दांतो, एक रॉबेस्पियर, सेंट जस्ट और कूथो के नेतृत्व में। एबर्ट को 24 मार्च 1794 को क्या मिल गया? मृत्युदंड मिल गया। और 1794 के ही दांतो ने आतंक राज्य की समाप्ति का प्रस्ताव रखा। तो 5 अप्रैल 1794 दांतो को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी कि मार दिया गया। और दांतो ने कहा कि मेरे नाम की संस्था सर्वथा नष्ट कर दो यदि फ्रांस स्वतंत्र हो सके। तो ये स्टेटमेंट दांतो का था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 जून 1794 को संदेह कानून क्या हो गया? पारित हो गया। और 47 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 47 दिनों के भीतर 1366 जनों को क्या दिया गया? मृत्युदंड दिया गया गिलोटिन पर। ठीक है। और 28 जुलाई को कन्वेंशन की सेना ने क्लब के भवन पर हमला बोल दिया और रॉबेस्पियर के साथ 92 साथियों को गिलोटिन पर चढ़ा दिए। यही रॉबेस्पियर जिसने आतंक मचा रखा था, इसको ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी कि 28 जुलाई को आतंक राज्य समाप्त हो गया। ध्यान रखना, 28 जुलाई को। 1793 नवंबर 1793 में कैथेड्रल द नॉट्रे डामे गिरजाघरों में नास्तिक धर्म की क्या की गई? स्थापना की गई, कम्यून पेरिस में। ठीक है। और 1795 में एक फ्रांस का नया संविधान बना। तीसरे वर्ष का संविधान कहते हैं। मताधिकार, जो सरकार को टैक्स देता है वो मताधिकार कर सकता है। और शासन शक्ति 5 व्यक्तियों के हाथों में दे दी, जिसे कहते हैं डायरेक्टरी, यानी कि संचालक मंडल कहते हैं। इसमें 5 संचालक थे। ये 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक चली। और 5 संचालक, एक था ला रवेलियर लेपो, रिउबाल, सिएज, ला तन्यूर और ब्रास। ठीक है। सिएज के स्थान पर कार्नो को नियुक्त किया गया, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था कार्नो। इटली पर आक्रमण का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट तथा जर्मन के भाग पर आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जोर्दा, मोरो और पिचुगेरस। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो नेपोलियन ने उत्तरी इटली के सभी दुर्गों पर फतेह पा ली, जिससे ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए? फेमस हो गए। और पैंथियन विद्रोह हुआ। पैंथियन विद्रोह क्या था? 1795 और 96 में हुआ। नेता थे FN बेफू। ठीक है। इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा, ट्रिब्यून। इन्होंने मजदूर वर्ग के आंदोलन को सशक्त बनाना चाहता थे, लेकिन इनको मृत्युदंड मिला बेवकूफ़ को, क्योंकि डायरेक्टरी शासन द्वारा इसको मृत्युदंड दे दिया गया था। और अब पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे इस फ्रांसीसी क्रांति में। एक था मिराबो। इसका जन्म तो कुलीन परिवारों में हुआ था, परंतु ये भी विशेष अधिकारी के समाप्ति का क्या था? पक्षधर था कि भाई लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। 1789 में तीसरे स्टेटस का सदस्य चुना गया था। तब कहा कि मैं पागल कुत्ता हूँ, मुझे चुनो। मैं स्टेटस के जनरल में
जाकर निरकुंजता को काट खाऊंगा और वो मर जाएगी। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। और टाइथ कर को समाप्त करने का प्रयास भी इन्होंने किया था और 2 अप्रैल 1791 को अपनी मृत्यु के समय इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं अपने हृदय में राजशाही का मृत्यु गान लेकर मर रहा हूँ, जिसके मृत अवशेषों को लूटने के लिए देश में फूट पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। और पेरिस दिन में 3 दिन का शौक रहता है इसकी मृत्यु पर और इसने दुस्साहसिक कार्य करने वाला बुद्धिमान कहा जाता है। अब पढ़ते हैं दांतो। दांतो एक सामान्य किसानों का बेटा था। कार्डेलियर क्लब की स्थापना की थी इसने और इसमें इसके साथ थे मारा व दमोली। ठीक है, इसने नारा दिया साहस साहस और सदैव साहस और आतंक राज्य का कायम करने वाले दांतो ही थे। इनका पौराणिक नाम था एक नेत्री दैत्य यानी कि साइक्लाप्स, विश्व का आश्रय यानी कि एटलस, महादेव यानी कि टाइटन, क्रांति का हरक्यूलिस, ये दांतो था। ठीक है, अब लफाइतो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के घोर समर्थक थे भाई साहब और मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के मसवीदे तैयार करने वाले कौन है? लफाइते थे। इन्होंने 2 दुनियाओं का नायक कहते हैं लफाइते को। अगला है मारा, ये पेशे से चिकित्सक थे। इन्होंने समाचार पत्र लगा द फ्रेंड्स ऑफ द पीपल्स यानी कि आर्मी डू पीपल। 1793 में इसकी हत्या हो गई मारा की। ठीक है, रॉबेस्पियर ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था परंतु बाद में इसने त्यागपत्र दे दिया। आतंक राज्य को विकसित किया था इसने। 1794 में दांतों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया और स्वयं को क्रांति का क्या कहता था? अवतार कहता था। कार्नो जो था वो फ्रांस को सशक्त सैन्यवाद दिया इसने और विजय का संगठन कहते हैं कार्नो को। फ्रांस की 3 तरह की गणतंत्रवादी धाराएं थी, रूप थी, जैसे संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे फेया, जिरोंदिस्ट, थर्मोडेरियन और गणतंत्र के समर्थक थे जैकोबिन। उग्र गणतंत्र के समर्थक थे ओरोंजो वो कार्डेलियर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिरोंदिस्ट, ये ब्रिंसोटेंस भी कहा गया इनको। राष्ट्रीय सभा में ये वामपंथी कहलाए और व्यवस्थापिका के काल में ये दक्षिणापंथी कहलाए। इनके प्रमुख सदस्य कंडोरसे, मदाम रोला, ध्यूमरोज। ठीक है, आदर्शवादी होने के कारण इन्हें आवेशपूर्ण हवा से भरे हुए गुब्बारे, अस्थिर भावुक और क्रांति के शहीद कहे जाते थे ये। और जैकोबिन संस्था का जो गठन हैं वो सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया सारे अधिकार और सत्ता में निहित हो, यानी कि सारे अधिकार और सत्ता में क्या हो? निहित हो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जैकोबिन दलों वालों ने। वो राष्ट्रीय सम्मेलन में उच्च पदों पर ये आसीन हुए, इसलिए इन्हें गिर शिखर और पर्वत कहते हैं। किसको? जैकोबिन को कहते हैं। और प्रमुख सदस्य ये थे इनके रॉबेस्पियर, सेंट जस्ट और मारा। किसके थे? जैकोबिन के। जैकोबिन को 100 कुलात कहते हैं, यानी कि बिना घुटनों वाले कहा गया। 17 से 21 सितंबर तक काल भी 100 कुलातों का काल कहा जाता है। ठीक है, लाल टोपी व धारीदार लंबी पतलून पहनते थे और नेपोलियन के अनुसार जैकोबिन में पागल और बुद्धिहीन लोग रहते हैं, ऐसा नेपोलियन कहा था। अब देखिए क्रांति की कुछ आवाज़ें हैं, जैसे कि आबेसिए ने तृतीय स्टेट क्या हैं शीर्षक से एक बुक लिखी। एमंड ब्रक ने रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस यानी फ्रांसीसी क्रांति पर कुछ विचार, ऐसी पुस्तक लिखी एमंड ब्रक ने। और इन्होंने कहा कि मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों से प्रभावित लोगों का राजतंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र और साहित्यिक सेवाओं के बदले इन्हें एक उपाधि दी गई। ब्रक को पियर क्या दी गई? पियर उपाधि दी गई। पियर का दर्जा मिला, पता नहीं पियर क्या होता है। जोसेफ द माइत्रे कंसिडरेशन ऑन फ्रांस, ये उदारवादी समर्थक थे। ठीक है, हेनरी फुसेलिनो इसने लिखा विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और एक और लिखा इसने एन हिस्टोरिकल एंड मोरल व्यू ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और टॉमस पेन ने लिखा कॉमन सेंस राइट्स ऑफ मैन। और टॉमस पेन कहते हैं कि विश्व मेरा देश है, समस्त मानव मेरे बंधु हैं और भलाई करना हम मेरा धर्म है। 1792 में फ्रांसीसी नागरिक की उपाधि धारण की। कॉन्फेडरेशन क्लब, ये क्या क्लब, कैसा क्लब था? महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक क्लब था और महिला के अधिकारों के पक्ष में थे कंडोरसे। कौन थे कंडोरसे? और एटा मास नामक एक डच महिला ने भी महिलाओं के विषय में मुद्दा उठाया था। अब देखिए 1791 में प्रथम संविधान द्वारा मताधिकार केवल पुरुषों को मिला था। तो ओलंप द गूंज इसने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। 1792 में स्त्री के अधिकारों की मान्यता का प्रस्ताव मैरी
वुलेस्टोक्रॉफ्ट ने मांग रखी थी कि हमें अधिकार मिले, और 1946 को जाकर महिलाओं को क्या मिला, मताधिकार मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है। 1792 में राजकीय मुद्रा, कौन सी राजकीय मुद्रा, डाक टिकट, सिक्कों पर महिला मरियम की छवि अंकित की गई, और इसकी विशेषता थी लाल टोपी, तिरंगा, कलंगी, ठीक है। कुछ क्रांतिकारी पत्र थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मिराबो का था पैट्रियोट फ्रांसे, व्रिसो का था कुरिये द प्रोवस, वॉलने का था सेंटिनेल ड्यू पीपल्स, द मोले का था रिवोल्यूशन द फ्रांस, मारा का था आर्मी द पीपल्स, हैबर का था ला पेर द म्यूसेस ने साप्ताहिक उग्र अखबार था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सम्राट, दब्बू और सुअर और सामग्री को क्या कहा गया, व्यभिचारिणी कहा गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामिल देम्यूले ने वी कार्डेलियर गणतंत्र की मांग रखी थी इस समाचार पत्र में। और कुछ फ्रांसीसी प्रतीक हैं, जैसे टूटी हुई जंजीर, दासों की आज़ादी, छड़ों का बरसीदार गटर यानी कि एकता के लिए, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख यानी कि सर्वदर्शी ज्ञान के लिए, राजदंड यानी कि शाही राजसत्ता का प्रतीक, अपनी पूंछ में लिए एक सांप यानी कि निरंतरता के लिए, और पंखों वाली स्त्री यानी कि कानून का मानवीय रूप। ये फ्रांसीसी क्रांति के कुछ क्या हैं, प्रतीक हैं। व्यापार तरमो नई प्रशासनिक इकाइयाँ थी, क्या थी, क्रांति में 2 गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए, ध्यान रखना। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन वो बेफूर द्वारा रचित साइरा, क्या था, साइरा, जो 1789 से 1792 तक राष्ट्रगान रहा। दूसरा था मार्सेयेज, इसकी रचना रोजे डी लिस्ले या जोसेफ रूगे द लील लिखा हुआ मिलता है, जो 1792 से अब तक ये क्या है, राष्ट्रगान है फ्रांस का। दाविड ने द ऑथ ऑफ हेरेडी, जो एक क्या था, चित्र था, सरसित चित्र था। और पियर ए प्रुंदो ने लिबर्टी और रेन्यू का चित्र बनाया। और उबेर और रुबेर द डोमिनेशन ऑफ द बास्टिल, रूइंस ऑफ द गैलरी ऑफ एम्पियर्स पैलेस चित्र बनाया। और ध्यान रखना, आप पढ़ते हैं एक स्टेटस जनरल, ये क्या थी, इसमें एक विभिन्न बैठकें होती थी, ये ध्यान रखना। पहली बैठक 1576, फिर 1588, फिर 1614, फिर हुई थी 5 मई 1789, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण बनती हैं, ठीक है। 1794 में फ्रांसीसी मुद्रा लिब्रे को क्या कर दिया गया, समाप्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्लरमा राजा के शासन पर एकमात्र संस्था जो अंकुश लगा सकती थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्लरमा, ठीक है। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। ये है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, पहले अमेरिका एक औपनिवेशिक राज्य था, किसका था, ब्रिटेन का था, ठीक है। इंग्लैंड का इन उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष शासन था, जिनकी उपनिवेश थे ब्रिटिश लोगों का। इनका प्रशासनिक कार्य करते थे रॉयल गवर्नर, कौन करते, रॉयल गवर्नर। और 13 बस्तियां बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्हीं पर औपनिवेशिक राज्य स्थापित हुए थे। जैसे उत्तरी अमेरिका की 13 बस्तियां थी, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, डेलवियर, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना, ठीक है। और अमेरिका की क्रांति हुई थी 4 जुलाई 1776, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका की क्रांति के कारण क्या थी, पहला था बौद्धिक चेतना का विकास। देखिए, 1636 में विलियम एंड मैरी एक कॉलेज था वर्जीनिया में, शिक्षा का केंद्र बना, ठीक है, वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी नाम से प्रसिद्ध विचार केंद्र की स्थापना की थी, ताकि बौद्धिक विचार उत्पन्न हो सके। और 1704 में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था बॉस्टन न्यूज़ लेटर, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। और टॉमस पेन ने कॉमन सेंस राइट ऑफ मैन नामक पुस्तकें लिखी, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुई और लोगों में जो विद्रोह की भावना और उत्पन्न हुई। और दूसरी है ब्रिटेन की दोषपूर्ण नीति, जैसे एक नेविगेशन एक्ट आया था, जिसमें उपनिवेशों के मध्य व्यापार इंग्लैंड की जहाज़ों से होगा तथा नाविक क्या होंगे, ब्रिटिश होंगे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। दूसरा था ट्रेड एक्ट, केवल ब्रिटेन ही अमेरिका को क्या बेचेगा, तंबाकू और चावल खरीद सकता है, ध्यान रखना, ये ट्रेड एक्ट था। एक था अमेरिका में सभी प्रकार की आयात की गई वस्तुओं पर ब्रिटेन क्या लेगा, चुंगी कर लेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस कारण लोगों का शोषण हुआ, तो लोगों ने क्रांति कर दी। तीसरा मध्यम वर्ग का उदय हुआ, शिक्षित लोग थे, लोग समझते थे कि हमारा शोषण हो रहा है, हमें जो प्राकृतिक अधिकार मिले हैं उनसे हम वंचित हो रहे हैं, ठीक है। बहुसंख्यक वर्ग, यानी कि ब्रिटेन के वर्गों में असमानता का भाव था,
ठीक है। और जबकि अमेरिका में सब समानता का भाव था, इन दोनों के टकराने से इनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रभाव मिला, ठीक है। और अगला था सप्तवर्षीय युद्ध, 1756 से 63 तक चला। सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रांस को पराजित किया तथा कनाडा को फ्रांस के भय से मुक्त किया, परंतु अपनी दोषपूर्ण शासन नीति को थोपना इस पर क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अगली है गेने विले की योजना। देखिए ब्रिटिश आर्थिक हित हेतु कुछ नियम बनाए, जैसे कि है वाइस एडमिट या एडमिरल्टी कोर्ट बनाया 1763 में। इन्होंने तस्करी व चोर बाजारी रोकने हेतु ये कानून बनाया था, ठीक है। एक बनाया रेड इंडियंस की सुरक्षा हेतु सेना की व्यवस्था, जिसका खर्चा अमेरिका के वासियों पर डाल दिया गया, ठीक है। आगे से ही वो बहुत ज़्यादा थके हुए ऊपर और इनके ऊपर क्या डाल दिया, कर्जा या खर्चा डाल दिया। अन्य कानून बनाए, जैसे एक बनाया शुगर एक्ट 1764 में बना था कि इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से आने वाले सीरे और शक्कर पर क्या लगा दी, अमेरिका में रोक लगा दी। एक बनाया स्टॉम्प कानून, ठीक है, 1765 में बनाया। इसका मूल्य 2 से 6 पाउंड हुआ करता था। कोई भी दस्तावेज तैयार करो उस पर क्या लगाओ, स्टॉम्प लगाओ। ये भी बहुत ज़्यादा घातक हो गया, ठीक है। रीट्स ऑफ असिस्टेंट, शाही अधिकारियों को संदिग्ध स्थानों की तलाशी का अधिकार दे दिया। किसी समय वो क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। और नारा बहुत ज़्यादा यहाँ का इंपॉर्टेंट है कि बिना प्रतिनिधि कोई कर नहीं, यानी कि आपकी ब्रिटिश संसद में हमारा अमेरिकी कोई प्रतिनिधि बैठना होगा, अगर वो नहीं बैठेगा तो आप कर हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। और ये जो नारा दिया था पैट्रिक हेनरी वर्गिस ने दिया था। तो 1766 में स्टॉम्प कर रद्द कर दिया गया, रॉकीगम की सरकार ने किया था, किंतु घोषणा अधिनियम लागू कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उपनिवेशों पर कर लगाने का क्या है, अधिकार तो है। एक है टाउनसेंड की योजना। विल पिट की सरकार के अर्थ मंत्री थे टाउनसेंड। इन्होंने 1767 में 5 वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया, एक साय, सीसा, कागज, सिक्का और रंग, ठीक है, इन पर लगा दिया कानून। तो इसके विरोध में 5 मार्च 1776 में बोस्टन हत्याकांड में 5 अमेरिकियों की हत्या हो गई। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने चाय को छोड़कर 4 वस्तुओं पर टैक्स को हटा दिया। 1773 में अमेरिका को चाय निर्यात की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई, जिससे क्या हुआ, बोस्टन टी पार्टी की घटना हो गई। क्या था ये, बोस्टन एक बंदरगाह था, चाय की पेटियों से भरा चाय का ब्रिटिश जहाज वहाँ से खड़ा था, उस पर क्या किया गया, 340 पेटियाँ थी, वो समुद्र में फेंक दी गई चाय से भरी हुई, जिसका नेतृत्व करता था सैमुअल एडम्स, यानी कि आप कह सकते हैं ये भारत का एक तरह से क्या था, भगत सिंह था, ठीक है। एक था इंटोरेबल एक्ट, यानी कि बोस्टन बंदरगाह तब तक बंद जब तक हर्जाना ना भरे, कि आपने वो पेटियाँ करे, हर्जाना भरो आप। एक था मैसाचुसेट्स में परामर्शदाताओं की सीधी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगी। अब चुनाव करने का इनको अधिकार नहीं है अमेरिका को, ठीक है। और हत्या संबंधी जो भी मामले हैं वो सारे इंग्लैंड में जाएंगे, आज अमेरिका में अब सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और मैसाचुसेट्स नगर में एक सेना रखेंगे, जिसकी जो व्यवस्था है खाने पीने की वो स्थानीय अधिकारों पर डाल दी गई, ठीक है। और प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 5 सितंबर 1774। ये फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर हुआ। जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। संपूर्ण अमेरिका का प्रथम संगठन कहते हैं इसको। इसमें मानव अधिकारों की घोषणा हुई। आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्र का मुख्य उद्देश्य था और मांग रखी कि 1765 के बाद सभी कानूनों को क्या करो, रद्द करो। अब देखिए स्वाधीनता संग्राम का प्रारंभ। सैमुअल एडम्स और अन्य विद्रोही नेता जनता को इंग्लैंड के खिलाफ क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे। राजकीय गवर्नर था गेंस को ये सूचना मिल गई कि विद्रोही बोस्टन से 18 मील दूर कानकार्ड नामक स्थान पर सैनिक सामान जुटा रहे हैं। रोकने हेतु एक सेना की टुकड़ी भेजी गई और 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में से पहला सैनिक टकराव हुआ था और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हुआ द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन 10 मई 1775, ये भी फिलाडेल्फिया में हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन अमेरिका के सेना अध्यक्ष के रूप में हुआ और गुलामी के जीवन से स्वतंत्रता के लिए प्राण देना क्या है, श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया इसमें। और स्वतंत्रता की घोषणा अगस्त 1775 किंग जॉर्ज तृतीय ने सिर्फ घोषणा की है। भाई साहब, घोषणा तो हमारे यहाँ भी करते आए थे, ठीक है। उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया इसमें और अमेरिका ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और 13 उपनिवेशों ने द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता क्या की घोषणा कर दी और इसका प्रस्ताव रखा था रिचर्ड हेनरी ने और अनुमोदन किया था जॉन एडम्स ने, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता की घोषणा हेतु 5 सदस्यों की समिति बनाई। जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉजर सरमन, रॉबर्ट लिविंगस्टन,
ठीक है। 1776 में बंकर हिल की लड़ाई हुई जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन क्या हो गया, पराजित हो गया। लेकिन 1777 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अंग्रेज जनरल ब्रुगोयंद को सारोटोगा नामक स्थान पर क्या कर दिया, हरा दिया। फिर हुआ तृतीय महाद्वीपीय सम्मेलन, बाल्टीमोर में इसको रखा गया था। 6 जनवरी 1777 में अमेरिकी और फ्रांस के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, और समझौते में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और 1778 से 1779 1780 यानी कि 1778 फ्रांस, 1779 स्पेन और 1780 हॉलैंड, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अंग्रेज के सेनापति अध्यक्ष थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्क टाउन में हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। और अंत में 1789 को पेरिस की संधि के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ, समाप्ति हो गई। तो बधाई हो, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। और पेरिस की संधि में देखिए 3 सितंबर 1783 को हुआ। अमेरिकी प्रतिमंडल में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, ब्रिटेन के पीएम सेलबर्न थे इसमें, ठीक है। और प्रावधान क्या हुआ कि इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता की क्या दे दी, मान्यता दे दी। फ्रांस को इंग्लैंड से संबंधी वेस्टइंडीज से सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगल तथा कुछ भारत के क्षेत्र मिल गए। किसको, फ्रांस को मिल गए इंग्लैंड से। और स्पेन को फ्लोरिडा और मायरनाका का टापू जो भूमध्य सागर में पड़ता है वो स्पेन को मिल गया, ठीक है, इस संधि के तहत, ठीक है। और जो पश्चिमी सीमा मिसिसिपी नदी है और दक्षिणी सीमा फ्लोरिडा तक इसकी मानी गई। न्यू फाउंडलैंड में फ्रांस को मछली पालन का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। फिर बनाया अमेरिकी संविधान 17 सितंबर 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में गणतंत्रात्मक संविधान को स्वीकार किया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था होगी। संविधान का अनुमोदन 21 जून 1788 को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ। राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया पहले, ठीक है। विशेषता क्या है, लिखित संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद हैं, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, गणतंत्र की स्थापना हुई इसमें, संघात्मक शासन व्यवस्था है, न्यायिक सर्वोच्चता है, अधिकारात्मक शासन व्यवस्था है और दोहरी नागरिकता है। और अमेरिकी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, तो स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, धर्मनिरपेक्षता का जन्म हुआ, औद्योगिक विकास हुआ यानी कि कागजी मुद्रा का प्रचलन चालू हुआ, सामाजिक सुधार सिर्फ महिलाओं को छोड़कर, और इंग्लैंड पर जो प्रभाव पड़ा यानी कि जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत शासन प्रणाली का अंत हो गया और संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली लागू हो गई। और फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, लुई 16 के समय क्रांति हो गई और वाणिज्यवाद का अंत हो गया। और 1865 में दास व्यवस्था का भी क्या हो गया, अंत हो गया। इसमें कुछ कथन है, ये ध्यान रखना। क्रांति का आरंभ युद्ध के पूर्व ही हो चुका था। क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क तथा हृदय में क्या थी, विद्यमान थी। जॉन एडम्स ने कहा था, किसने कहा, जॉन एडम्स। H.W. एल्सन ने कहा कि कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है। और पैट्रिक हेनरी ने कहा, या तो मुझे स्वतंत्र दो या मृत्यु दे दो। और वंशानुगत कुलीन तंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम देश था, ऐसा कहा जेसी स्वेन ने। ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, ईश्वर ने उनको कुछ अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई नहीं छीन सकता, ऐसा द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन की घोषणा में कहा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं, थॉमस जेफरसन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना की। अमेरिकी थर्ड जो राष्ट्रपति थे ये थॉमस जेफरसन थे। जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 से 1797 तक रहे। जॉन एडम्स द्वितीय राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन, इसके समय दास प्रथा का क्या हुआ, अंत हुआ। तो ये थी अमेरिका की क्रांति। रूस की क्रांति, देखिए रूस में 3 क्रांतियाँ हुई थी, 1 जनवरी 1905 में, मार्च 1917 में, नवंबर 1917 में। देखिए रूस में 1905 की क्रांति असफल हुई, जार के शासक को समाप्त कर दिया गया। वो क्रांति में रूस में समाजवादी सरकार की क्या हो गई, स्थापना हुई। फिर हुई थी नवंबर 1917 की क्रांति, इसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति ने जहां राजा के निरंकुश शासन को समाप्त किया, वहीं आर्थिक, व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूंजीपतियों, कुलीनों, जमींदारों और विशेष अधिकारों को क्या कर दिया, अंत कर दिया। रूस की क्रांति ने समाजवाद सरकार की क्या की, स्थापना की। समाजवाद वह विचारधारा है जो कहती हैं कि राष्ट्रीय धन का उत्पादन मजदूर वर्ग होता है, इसलिए सत्ता पर सर्वहारा वर्ग व मजदूर वर्ग का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो रूस में सर्वहारा वर्ग को कहा गया प्रोलेतारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है, किंतु वास्तव में दुनिया में सर्वप्रथम
समाजवादी सरकार रूस में स्थापित हुई थी, किंतु इसी सरकार ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को भी स्थापित किया है। लेनिन के विदेश मंत्री थे ट्रास्टस्की ने नवंबर 1917 की क्रांति के बारे में कहा था कि लोग कहते हैं कि जब बलवा होगा तो क्रांति के रक्त की नदियों से डूब जाएगी, किंतु हमने एक भी व्यक्ति की मृत्यु की खबर नहीं सुनी। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट तब समझ में आएगा जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे इसको, ठीक है। तो विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ किसी क्रांति ने इतने सारे लोग शामिल हुए हो, वो एक भी व्यक्ति की क्या नहीं हो, मृत्यु नहीं हुई इसमें। तो ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स ने रूस की ज़मीन को साम्राज्यवाद के लिए बंजर बताया है, क्योंकि उसके समय रूस में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तथा वहाँ मजदूर वर्ग भी नहीं था, अर्थात बिना मजदूरों के समाजवाद कैसे लाया जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स के विचारों में रूस में प्लेखानोव ने फैलाया था, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारों ने रूस में किसने फैलाया, प्लेखानोव ने फैलाया था। इसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। 1848 में इस पार्टी का नाम रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी कर दिया गया, ठीक है। और यही पार्टी 1903 में विभाजित हो गई, वह बोल्शेविक और मेंशेविक में बदल गई। बोल्शेविक यानी कि इसका नेता था लेनिन और मेंशेविक का नेता था मार्तोव, ठीक है। 1905 की रूस की क्रांति के जो तात्कालिक कारण थे वो देखिए, 1904 और 5 को रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ। एक छोटे देश से हार गया कौन, रूस हार गया। पोर्ट माउथ जैसी अपमानजनक संधि इसको झेलनी पड़ी रूस को। तो रूस की जनता चिंतित हो गई तथा शासन प्रणाली के सुधार हेतु जनता ज्ञापन देने राजा के पास पहुंची। फिर एक घटना हुई, जैसे कहते हैं खूनी रविवार की घटना, आपने सुनी होगी, 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जनता सेंट पीटर्सबर्ग में पादरी ज्ञापन के नेतृत्व में, किसके, ज्ञापन के नेतृत्व में राजा को ज्ञापन देने जा रही थी, किंतु राजा ने दफोफस नामक एक अधिकारी था, उसकी सहायता से जनता पर गोलियां चला दी, जिससे जनता घायल हो गई, कुछ मर गई। तो खूनी रविवार की घटना के बाद उसके जगह जगह सोवियतों का क्या हुआ, गठन हुआ, यानी कि परिषदों का गठन हुआ। तो सर्वप्रथम इवानेवो बोजनसेंक एक कपड़ा मिल थी, वहाँ पर मजदूरों ने सोवियत बनाई, ठीक है। और अक्टूबर 1905 में राजा ने जनता के प्रतिनिधि सभा ड्यूमा के निर्वासन की घोषणा कर दी और वो 1905 की क्रांति क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर 1917 की क्रांति के कारण क्या था, एक था जारशाही निरकुंजता, यानी कि राजाओं की निरकुंजता, जिसमें देखिए जो शासक बने अलेक्जेंडर प्रथम जो 1801 से 25, निकोलस द्वितीय 1825 से 58, अलेक्जेंडर द्वितीय 1858 से 81, अलेक्जेंडर तृतीय 1881 से 1894 और निकोलस द्वितीय बना 1894 से 1917। निकोलस द्वितीय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और राजवंश, किस राजवंश के थे ये सब, ये थे रोमनोव, ठीक है, देवी सिद्धांत में विश्वास करने वाले थे। तो राजा निकोलस द्वितीय अपनी रानी अलेक्सांद्रा फेदोरोवना, जिसे एलिक्स इम्प्रेस भी कहते हैं, इसके प्रभाव में था, ठीक है। रानी रासपुटिन के प्रभाव में थी। रासपुटिन यानी कि कामुक और भ्रष्ट व्यक्ति होता था। तो रासपुटिन का नाम ग्रेगर्स एफिमोविच नोविरन था, सही नाम तो, लेकिन इसको रासपुटिन कहा जाता था। यानी कि राजा रासपुटिन को मैन ऑफ गॉड भी कहता था, क्योंकि रानी इसके प्रभाव में थी, ठीक है। सब रानी का खेल था यहाँ पर। और सामाजिक विषमता, यानी कि फ्रांस की तरह रूस में भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग व विशेष अधिकार विहीन वर्गों में विभाजित था। और रूस में अधिक लोग थे स्लाव जाति के, इन्हीं के द्वारा तो प्रथम विश्व युद्ध होता है भाई साहब, ठीक है। तीसरा है भ्रष्ट नौकरशाही, यानी कि फिशर क्या कहता है कि रूस में राजाओं के चारों ओर नौकरशाही का घेरा था और वो सब क्या थे, भ्रष्ट और निकम्मे थे सब सारे सारे। और कर्षकों में असंतोष हुआ, क्यों, क्योंकि रूस में 1861 में कर्षक दास्ता समाप्त कर दी गई थी। रूस में राजा निकोलस द्वितीय के मंत्री स्टालिपिन ने मीर प्रथा को समाप्त कर दिया। वो किसानों को जमीन का व्यक्तिगत संपत्ति का मालिक बनाया, बाद में सुधार किया, ठीक है। मीर प्रथा क्या थी कि रूस में जमीन किसानों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, संपूर्ण ग्रामीण समाज की संपत्ति थी, जिससे केवल अकेला किसान इसको नहीं बेच सकता। और अब व्यक्तिगत कर दी तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, सामंत प्रथा और ज़्यादा बढ़ने लगी। कुलक, कुलक क्या था, रूस में धनी जमींदारों को कुलक कहते थे। क्या कहते थे, कुलक। इन्होंने छोटे किसानों की क्या कर दी, जमीनें खरीद ली। मजदूर वर्ग में असंतोष, यानी कि रूस में अलेक्जेंडर तृतीय व निकोलस द्वितीय के समय औद्योगिक क्रांति हुई, वो मजदूर वर्ग का उदय हुआ। इन्हीं मजदूरों की सहायता से लेनिन समाजवाद की क्या हो गई, स्थापना हो गई। गैर रूसियों पर अत्याचार हुआ, यानी कि रूस का साम्राज्य बहुत बड़ा था और इस साम्राज्य में रूसी जातियों के अलावा अन्य जातियाँ भी थी। तो रूस ने अपने साम्राज्य में रहने वाले आर्मीनिया, फिनलैंड के लोगों पर क्या किए, अत्याचार किए।
और अगला है रूस में राजनीतिक चेतना का विकास, यानी कि 1903 में लंदन में बोल्शेविक व मेनशेविक दल बन गए थे, ठीक है। और 1906 में स्टॉकहोम स्वीडन में बोल्शेविक व मेनशेविक पुनः क्या हो गए थे, एक हो गए थे। लेकिन 1912 में प्राग नामक स्थान पर बोल्शेविकों ने मेनशेविकों को पूरी तरह से निकाल दिया। एक शब्द आपको मिलेगा ज़ेमेस्टो, ये थे रूस में स्थानीय संस्थाएं जो शासन करती थी, ठीक है। और एक शब्द मिलेगा नरोदनिक पॉपुलिस्ट, यानी कि रूस में 1860 के बाद हर्जेन व चर्नेवस्की के समर्थक में नरुदलिक कहलाए, और ये लोग हिंसा के द्वारा समाजवाद की क्या करना चाहते थे, स्थापना करवाने थे, इसलिए इसको कहते हैं नरोदनिक पॉपुलिस्ट। शून्यवाद क्या था, रूस में पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए निहिलिज्म के नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसे शून्यवाद या निहिलिज्म कहते हैं, ठीक है। बौद्धिक चेतना का विकास, जैसा कि फ्रांस में पढ़ा हमने, ठीक है। रूस में टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की व मैक्सिम गोर्की जैसे बुद्धिजीवियों ने क्या किया, जनता को जागृत किया। और ड्यूमा को कुचलने का प्रयास, यानी कि राजा ने 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा के चुनाव अवश्य कराए, किंतु आगे चलकर उसने ड्यूमा को कुचलने का क्या किया, प्रयास किया। इसके लिए अपने व्यक्तियों का साम्राज्य बना दिया, उसने साम्राज्य परिषद नामक एक संगठन का गठन कर दिया। और 1917 में जो तात्कालिक कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ। प्रारंभ में रूस को काफ़ी सफलताएं मिली, किंतु जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, एक और रूस की सेना सीमा पर मर रही थी, वहीं दूसरी ओर देश में भूखमरी फैल रही थी। तो 7 मार्च 1917 को रूस की जनता सड़कों पर उतर गई और ये क्रांति पेट्रोग्राद में हो गई। पेट्रोग्राद को पहले सेंट पीटर्सबर्ग कहा गया, वह क्रांति के बाद इसे लेनिनग्राड कहा गया। और 7 मार्च के बाद रूस में लगातार स्थिति बिगड़ती गई और 14 मार्च को स्थिति अनियंत्रित हो गई। वह राजा निकोलस द्वितीय को पद छोड़ना पड़ा। वो रूस में प्रिंस लाव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी। अब ध्यान रखना, अस्थायी सरकार बनी किसके नेतृत्व में, प्रिंस लाव के नेतृत्व में। रूस की अस्थायी सरकार को लगातार बोल्शेविकों के विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। 6-7 नवंबर की रात्रि को लेनिन ने केरेंस्की के नेतृत्ववादी अस्थायी सरकार को बंदी बना लिया, वो रूस की सत्ता को अपने हाथ में ले ली। जो लेनिन के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि लेनिन है ना, कहते हैं कि हेजन के अनुसार जूलियस सीजर के समय से ही इतिहास का वह, यानी कि लेनिन, संभवतः प्रभावशाली व्यक्ति था। डेरिव जर्मेन के अनुसार युद्ध ने अवसर दिया, यानी कि जर्मन के अनुसार क्या कहता है, युद्ध ने अवसर दिया। वो भाग्य ने लेनिन जैसा नेता पैदा किया और इस नेता की आत्म शक्ति व बुद्धि ने अवसर को परख कर परिस्थितियों पर क्या कर ली, विजय पा ली। जो लेनिन था उसका जन्म वोल्गा नदी के समीप सिम्बर्सिक रूस में हुआ था। पिता इलिया या उलियानोव, ठीक है, पूरा नाम था व्लादिमीर इलिया उलियानोव लेनिन। माता थी अलेक्सांद्रावना ब्लांक और पत्नी थी नदेज़्का कृप्स्काया। और शिक्षा इसने समारा सेंट पीटर्सबर्ग से कानून की पढ़ाई की थी। लेनिन ने अपना अधिकांश समय रूस से बाहर स्विट्जरलैंड में व्यतीत किया और 1897 में 1900 के बाद लेनिन को साइबेरिया से निष्कासित किया गया था। तो लेनिन का पहला समाचार पत्र था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस्क्रा, म्यूनिक से प्रकाशित हुआ था। और 1912 में लेनिन का अगर दैनिक समाचार पत्र पूछे तो बता देना प्रावदा। क्या है, प्रावदा। लेनिन के अन्य समाचार पत्र भी है, जैसे नोवायानजिंस, रोबोचाया, गजेटा, ज़ेवेजदा, मिशेल, नास्पुत, कम्युनिस्ट, ठीक है। मार्च 1917 की क्रांति के समय लेनिन रूस में नहीं था और इस क्रांति के बाद अप्रैल 1917 में जर्मनी में लेनिन को रूस पहुंचाया गया था। जर्मनी, ध्यान रखना, जर्मनी ने पहुंचा था, ठीक है। एक घटना आपको मिलती है। अप्रैल थीसिस क्या है, तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस के द्वारा रूस की जनता को बताया कि बोल्शेविक सत्ता में आने के बाद कैसे रूस विकास करेंगे, इससे कहते हैं अप्रैल थीसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेनिन ने अस्थायी सरकार का विरोध प्रारंभ कर दिया। केरेंस्की ने कि हम शक्ति से वंचित सत्ता हैं। केरेंस्की ने कहा कि हम शक्ति से वंचित सत्ता हैं, वो बोल्शेविक सत्ता से वंचित शक्ति हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ध्यान रखना। जून 1917 में लेनिन ने अस्थायी सरकार के विरोध के बावजूद मॉस्को में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में 300 सदस्यों की अखिल रूसी सोवियत कार्यकारिणी का गठन किया गया, किंतु वास्तविक शक्ति 20 सदस्यों के प्रेसिडियम को सौंपी गई। किसको, प्रेसिडियम को सौंपी गई। तो प्रेसिडियम में एक भी बोल्शेविक को शामिल नहीं किया गया। इसलिए लेनिन ने 6 से 7 नवंबर की रात्रि को षड्यंत्र के द्वारा सत्ता प्राप्त की। कैसे देखिए, 7 नवंबर को समाचार पत्रों में लिखा गया कि पेट्रोग्राद के गैरिसन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला। कॉमिसर्स, लेनिन ने सत्ता प्राप्ति के बाद अपना मंत्रिमंडल बनाया, कॉमिसर्स के, ठीक है, जिसे कॉमिसर्स कहा गया।
लेनिन ने सत्ता प्राप्ति के बाद रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग करने का कार्य किया। 3 मार्च 1918 को रूस ने धुरी राष्ट्रों के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये संधि विशेष रूप से जर्मनी के साथ हुई, किंतु इस संधि में ऑस्ट्रिया का बल्गेरिया व तुर्की भी शामिल हुए थे। यदि भी लेनिन ने रूस की सत्ता प्राप्त कर ली थी, किंतु रूस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। वह रूस के आंतरिक मामलों में मित्र राष्ट्रों ने हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि रूस पुनः मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ जाए, ठीक है। चेका क्या था? लेनिन ने रूस में अपने विरोधियों का दमन करने के लिए चेका नामक न्यायालय की स्थापना की थी, और इसका अध्यक्ष बना था फेलिक्स डेरेजिंस्की। किसने? फेलिक्स डेरेजिंस्की। इतिहासकार हेजन ने ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि के बारे में कहा कि विश्व इतिहास में ऐसा और कोई उदाहरण नहीं है जब किसी महाशक्ति ने कलम के एक प्रहार से अपने देश का इतना बड़ा भूभाग किसी को समर्पित कर दिया, यानी कि इसने अपना आधा रूस सौंप दिया। मार्च 1948 की संधि के द्वारा रूस ने यूक्रेन के क्षेत्र को खाली कराने की बात कही। वह रूस ने यह भी स्वीकार किया कि यूरोप में साम्यवाद का प्रचार वह नहीं करेगा। यानी कि विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी मंदी आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1929 से अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। इस घटना को काले गुरुवार की घटना कहा जाता है, और इस आर्थिक मंदी ने विश्व के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में लिया, लेकिन रूस और फ्रांस इस आर्थिक मंदी में नहीं आए। युद्धकालीन साम्यवाद 1918 से 21 तक, यानी कि लेनिन ने 1918 से 1921 के मध्य रूस के आर्थिक विकास के लिए जो नीति अपनाई उसे युद्धकालीन साम्यवाद या राजकीय समाजवाद या सैनिक अर्थनीति कहा जाता है। एक ये शब्द भी मिलता है चीज़ इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना इसको, ठीक है। लेनिन ने युद्धकालीन साम्यवाद में सभी उद्योगों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। किसानों से जबरन अनाज लूट लिया, ठीक है। और इस आर्थिक नीति से रूस को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और 1920 में इंग्लैंड के पत्रकार थे एस.जी. वेल्स ने रूस की यात्रा करी और अंधकारग्रस्त रूस से नामक एक क्या लिखी? पुस्तक लिखी, अंधकारग्रस्त रूस पुस्तक लिखी। किसने लिखी पुस्तक? अंधकारग्रस्त रूस, एस.जी. वेल्स ने लिखी, ठीक है। और नवीन आर्थिक नीति जिसको कहते हैं NEP 1921 से 28 तक चलाई थी। लेनिन ने 1921 के बाद रूस के विकास के लिए आर्थिक नीति अपने इस नीति में ये कहा गया कि समाजवाद को वास्तव में लाना है तो कुछ मात्रा में क्या अपनाना पड़ेगा? पूंजीवाद। पहले समाजवाद का बहुत घोर विरोध समर्थक था, अब कहता है थोड़ा पूंजीवाद लाना होगा, ठीक है। इस नीति को एक कदम पीछे 2 कदम आगे चलने की नीति कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेनिन ने NEP के अंतर्गत निम्न कार्य किए, क्या किया? कृषि का पुनरुद्धार किया, कृषि का राष्ट्रीयकरण किया, कृषि का सामूहिकरण किया, किसानों से जबरन अनाज लेने की नीति का परित्याग किया, सीमित मात्रा में नीति उद्योग का प्रचलन किया, मुद्रा व्यवस्था में क्या कर दिया? सुधार किया। तो लेनिन की समाजवादी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र से मुक्त व्यापार की नीति को क्या किया? स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे रूस क्या डरता था कि यदि उसने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया तो उसके देश में पूंजीवाद प्रवेश कर जाएगा। पूंजीवाद क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा निजीवाद बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और समाजवादी रूस क्या होगा? बिखर जाएगा अगर उसने पूंजीवाद को अपना लिया। तो एस.जी. वेल्स लिखते हैं कि इस्लाम के उदय के बाद दुनिया की सबसे बड़ी घटना क्या थी? बोल्शेविक थी, ये एस.जी. वेल्स कहते हैं। लास्ट की ईसा मसीह जन्म के बाद सबसे बड़ी घटना थी बोल्शेविक क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट। समाजवाद की स्थापना के बाद रूस में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही क्या हो गई? स्थापित हो गया, और विश्व की पहली तानाशाही सरकार रूस में स्थापित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, हमने आज रूस की सबसे पहले फ्रांस की क्रांति पढ़ी, फिर अमेरिकी क्रांति, और अब हमने पढ़ी अब हमने पढ़ी रूस की क्रांति, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो, इसकी PDF आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर इसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो ये आपको याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा इसको लिखने में, इसको समझने में, ठीक है। एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो उतारनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे काम की नहीं है। मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको लिखा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।